हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका फिक्र आपकी सैटरडे एडिशन में। स्पेशल एडिशन है वैसे ही है, क्योंकि वक्त तो दृश्यम का है, लेकिन अब आप देख रहे हैं माहौल क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी ग्लोबल फिक्र उस शांति वार्ता को लेकर है जिसका सेंटर पॉइंट सबसे अशांत मुल्क है और वहां पर भी इस्लामाबाद है। होर्मुज़ का पूरा इलाका शांत है, बारूद के ढेर पर है। इस बीच ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ टेबल पर आमने सामने बात नहीं करेगा। अरागची भी बिना सीधी बातचीत किए ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसमैन वाले व्यक्तित्व का एक्सरे करेंगे, क्योंकि युद्ध की आड़ में एक बार फिर उनकी डील मेकर वाली छवि सामने आई है। ट्रंप के दामाद इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान से उनके क्रिप्टो कनेक्शन की बहुत चर्चा हो रही है। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाने वाला कच्चा तेल आखिर अपने ही देश के लिए क्यों मुसीबत बन गया है। और आम आदमी पार्टी में कल हुई टूट की इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए यहां पर इसी शो में। आखिर 7 राज्यसभा सांसदों के जाने के बाद कैसे गुजरात से लेकर गोवा तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक खलबली मची। साथ में होंगे बंगाल में दूसरे चरण की राजनीतिक फाइट के हाइलाइट्स भी, जिनमें अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी टकराव तेज है। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद शांति वार्ता की फाइल आपके सामने आ रही है। ध्यान से देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इस वक्त वार्ता और युद्ध दोनों के दूसरे राउंड पर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि पिछली बार की तरह, बल्कि पिछले से पिछली बार की तरह, जब ओमान में बातचीत हो रही थी, एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हथियार ज्यादा डिप्लॉय कर रहा है अमेरिका। खैर, इस्लामाबाद में फिर से बातचीत की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वहां से दूसरे देश की यात्रा पर भी निकल गए हैं। क्या बनाया ग्राफिक्स, वेल डन टीम, ग्राफिक्स टीम और हमारी जो फिक्र आपकी की टीम है। देखिए जरा, अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जराड कुशनर के भी इस्लामाबाद जाने की चर्चा है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अरागची निकल गए। हालांकि पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से अल अरेबिया की रिपोर्ट है कि ईरान के विदेश मंत्री रविवार को इस्लामाबाद लौट सकते हैं। वैसे ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका से बातचीत नहीं करनी थी तो अब्बास अरागची इस्लामाबाद क्यों पहुंचे? इसको लेकर ईरान और अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले अरागची ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसका मकसद द्विपक्षीय मामलों पर तालमेल बनाना है। यानी यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि अरागची की यात्रा का एजेंडा अमेरिका से बातचीत नहीं है। ईरान ने साफ किया है कि धमकी और दबाव के बीच अमेरिका से सीधी वार्ता संभव नहीं है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, और अगर बातचीत आगे बढ़ी तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले दावा किया कि ईरान बात करना चाहता है। इतने अलग अलग बयानों और सस्पेंस के बीच बातचीत कितनी कारगर होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी किसी तरह सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके 4 प्रमुख कारण हैं। आइए देखिए जरा, और प्रमुख चरण भी है। आज ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की है। सोचिए, इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चेक पॉइंट पर टीटीपी के हमले चल रहे थे और ये बातचीत करवा रहे हैं। विरोधाभास, विडंबना, डायकॉटमी, आयरनी, जो भी आप कहना चाहें। अरागची ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के सामने अपना पक्ष रखा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज़ नाकाबंदी और यूरेनियम वाली शर्तों पर अपनी आपत्ति जताई है। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के में शामिल विटकॉफ और कुशनर भी असीम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में ईरान की शर्तें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जाएगा। यहां से सीधी बातचीत की कोशिश शुरू हो सकती है। अगर शुरुआती सहमति बनी तो सीधी बातचीत के लिए एक पीस ड्राफ्ट बनाने की कोशिश होगी। इस ड्राफ्ट में सहमति वाले मुद्दों पर पहले बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यह प्रयास सफल हो जाता है तभी सीधी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस बीच समझौते की संभावना नजर आई तो जेडी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। एक बात यहां पर रुक जाइए, अब आप जरा होल्ड इट, इसी को चलने दीजिएगा। सुशील, ईरान शुरू से कह रहा था कि वो स्टीव विटकॉफ और जराड कुशनर से बातचीत नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार ओमान में इन्हीं से बातचीत चल रही थी जब हमला हुआ था। उनका कहना था कि जेडी वेंस को लाओ, इसीलिए पिछली बार जेडी वेंस आए थे। दूसरी तरफ कालीबाफ जो उनके संसद के स्पीकर हैं,
कहा जाता है कि वो एक हार्डलाइनर है, वो बातचीत से पीछे हट चुके हैं। अब मामला क्या है, क्या चल रहा है यहां पर? ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में फील्ड मार्शल असीम मुनीर मौजूद थे, लेकिन बातचीत को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा है। ईरान के रुख की वजह वहां के शासन तंत्र के अंदर की फूट भी बताई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, ईरान में इस वक्त सत्ता के दो केंद्र बन गए हैं। एक उदारवादी गुट जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियन और अरागची जैसे नेता हैं, इनको सॉफ्ट लीडर्स कहा जा रहा है, जबकि दूसरे गुट में आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी जैसे लोगों का प्रभाव है, जो कि कहा जा रहा है मुज्तबा खमनेई के बेहद करीबी है। उदारवादी गुट बातचीत से युद्ध को टालने का समर्थक है, जबकि आईआरजीसी कमांडर चाहते हैं कि वो सैन्य ताकत दिखाकर अपनी शर्तें मनवा लें, और सबसे बड़ी शर्त होर्मुज है, दूसरी बड़ी शर्त मिसाइल की रेंज है, तीसरी ऑफ कोर्स न्यूक्लियर। राष्ट्रपति पेजेश्किन की प्राथमिकता ईरान की आर्थिक हालत को सुधारना है, तो वहीं आईआरजीसी ईरान की सैन्य शक्ति से कोई समझौता नहीं चाहती है। यही वजह है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से सीधी बातचीत न करने की बात कह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास बड़े फैसले लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले की तरह फैसलों के लिए हरी झंडी देने वाले आयतुल्लाह अली खमनेई जैसे सुप्रीम लीडर नहीं है। अब आईआरजीसी का गुट बातचीत के प्रस्तावों को अपनी गरिमा के साथ समझौता बताकर खारिज कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान में हुई गुप्त बैठकों में ईरानी राजनयिकों ने नरम तेवर दिखाए थे, जिसे आईआरजीसी ने धोखा देने जैसा बताया था, और उन राजनयिकों पर एक तरह से देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया। इसीलिए अब ईरानी वार्ताकारों में किसी प्रस्ताव पर सहमति देने की हिम्मत नहीं है। ये वार्ताकार अब सिर्फ मैसेंजर बनकर रह गए हैं। इंटरेस्टिंग। इस सब के बीच में ऐसा लगता है जैसे ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा है, उनकी इंटेल को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए लगातार सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं उसको जरा सुनिएगा, हम बताते हैं आपको। कल व्हाइट हाउस में, परसों व्हाइट हाउस में जब वो बयान दे रहे थे, तब का उनका वीडियो है। बातचीत को लेकर आईआरजीसी के इन तेवरों ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वो जल्द से जल्द युद्ध का समाधान चाहते हैं, बल्कि वो निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं युद्ध से। अमेरिका के नियमों के हिसाब से ट्रंप के लिए युद्ध का वक्त खत्म होता जा रहा है। दरअसल कानून के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा रूल है। कांग्रेस, यूएस कांग्रेस जो कह रही है उसको समझना जरूरी है। यूएस कांग्रेस की परमिशन के बगैर इस युद्ध में गए, और ऐसे में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध छेड़ा है। 2 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को सूचित किया, युद्ध शुरू होने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस से इजाजत जरूरी है। 1 मई को सैन्य तैनाती की समय सीमा खत्म हो जाएगी। इसके बाद सैन्य तैनाती को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। खबरें हैं कि ट्रंप युद्ध को लेकर संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो 1 मई से पहले युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं, फिर चाहे वो वार्ता से हो, युद्ध वाले विध्वंस से। सोचिए, 2 ऑप्शन है, वार्ता या युद्ध वाले विध्वंस से। इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटे में बातचीत से बात नहीं बनी तो वो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इजरायली मीडिया भी इस सीज़फायर को शॉर्ट ब्रेक बता रहा है। पीएम नेतन्याहू का बयान भी युद्ध वाले संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया कि पश्चिमी एशिया का चेहरा बदल देंगे, अब हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बात हो रही है, वो ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बना रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा जरा आप। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं तो वो हथियारों का दम क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो ट्रांजैक्शनल नहीं है? अब इस सवाल का जवाब आपको हमारी अगली रिपोर्ट में, इसीलिए सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बातचीत की कोशिशों के बीच जबरदस्त युद्ध की तैयारी चल रही है। अमेरिका ईरान की घेराबंदी के लिए तैनाती बढ़ा, 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी है। बेन गुरियन बेस पर KC-46, KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंचे। फारस की खाड़ी में भी अमेरिका KC-46A विमान दिखा रहा है। इसके अलावा यूएई में 12 F-18 हॉर्नेट अमेरिकी फाइटर जेट्स भेजे गए। यहां अमेरिकी बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की तैनाती है। C-17 कार्गो विमान भी यूएई के अमेरिकी बेस में तैनात किए गए। हालांकि एक बात बताइए, F-15 नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप? क्यों कहा मैंने F-15? खैर, एक तरह से जंग के अगले राउंड के लिए अमेरिकी फौज ईरान के चारों तरफ डटी हुई है। ईरान के मिसाइल साइट, बंदरगाहों की निगरानी की जा रही है। 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप। पहली बार है ये मिडिल ईस्ट में ऐसा किया जा रहा है। जब 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 मरीन और नाविकों की तैनाती की जानकारी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है। जो पहला गल्फ वॉर हुआ था उसके बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। उसने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी रेंज में 2000 किलोमीटर
जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है। दावा है कि हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। इसके अलावा आधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश है। इन हथियारों को निर्माण अलग अलग जगहों पर हो रहा है। करीब 9000 कंपनियां इस काम में लगी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के बीच जो सवाल पूरी दुनिया के सामने है वो ये है कि क्या ये युद्ध ट्रंप के लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजिशन है, मतलब एक व्यापार का मौका है। ईरान के हमले हो या शांति वार्ता, सब ट्रंप के लिए डॉलर वाला चांस है। इस पर हमने फिक्र की विशेष फाइल तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक व्यापार है। तभी हर मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर का उद्योगपति बाहर आ जाता है। एक खबर आई जिससे पता चलता है कि ईरान के साथ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप कमाई करने के लिए नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका युद्ध के दौरान हथियार बेचकर अपनी जेब भरता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, जिसे अरब देशों को लूटने वाले ट्रंप कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे कई अरब देशों के सामने एक शर्त रखी है। कहा गया है कि ईरान के हमलों में इन खाड़ी देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका से ही सेवाएं ली जाएं। सिर्फ अमेरिकी इंजीनियर्स और अमेरिकी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और मरम्मत का सारा ठेका अमेरिका को मिले, बदले में अमेरिका मदद देगा। मतलब ट्रंप प्रशासन अब खाड़ी देशों के जख्मों पर मरहम पट्टी करेगा और बदले में उसकी भारी भरकम कीमत लेगा। वैसे खबर है कि अरब देशों ने शर्त पर नाराजगी जताई है। देखिए 1922 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1922 में एक ब्रिटिशर ने अरब मुल्कों का मैप एक लाल रंग की पेंसिल से खींच दिया था बगैर कोई सर्वे कराए, और इस शर्त पर खींचा था कि देखो हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर वहां पर सुरक्षा देने की बात की। ब्रिटिशर्स चले गए, अमेरिकन आ गए। अब क्या अमेरिकन के जाने का वक्त आ गया है, और ये जो शर्त रखी है ये उसका एक बहुत बड़ा टिपिंग पॉइंट है। खैर, ट्रंप का मनी मॉडल जो है मिडिल ईस्ट में वो डिकोड हो रहा है। अब तक अमेरिका युद्ध के नाम पर भर भर कर अमेरिकी हथियार बेचता था, लेकिन नई शर्त में अरब देशों के नुकसान में भी वो अपना मुनाफा ढूंढ रहा है। अब तक युद्ध अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए कमाई का मौका बनकर आता था, लेकिन ट्रंप अरब देशों के नुकसान में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की चांदी कराना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अरब देशों से कहा है कि ईरान के हमलों से जो तबाही मची है उसे ठीक करने का काम भी अमेरिका को ही मिलेगा या उसको दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप अब युद्ध में हुई तबाही के डर पर डॉलर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर्स, और अमेरिकी कंपनियों की कमाई कराना चाहते हैं। आंकड़ों के अनुसार ईरान के हमलों में खाड़ी देशों का बहुत नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार यह नुकसान 12 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर 3,67,000 करोड़ का खर्च के अनुमान है। सबसे ज्यादा तबाही कुवैत में हुई है, जहां बड़े एयरपोर्ट, पावर प्लांट तहस नहस हुए हैं। साथ ही बहरीन के भी कई पोर्ट, रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल साइट्स को ईरान ने हमलों में तबाह किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन सबकी मरम्मत का ठेका सिर्फ अमेरिका को मिले। इससे पीछे ट्रंप का एजेंडा अमेरिकी फर्स्ट और व्यापार वाला है, लेकिन वो इस नई शर्त से चीन, रूस को बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर खाड़ी देश पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनियों को चुनते हैं तो इससे चीन और रूस की कंपनियों का प्रभाव क्षेत्र में कम हो सकता है। ट्रंप को लेकर एक और थ्योरी सोशल मीडिया से खबरों तक घूम रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान अमेरिकी शांति वार्ता को भी अपनी बिजनेस समिट बना दिया है। और इसके लिए ट्रंप के ट्रंप कार्ड हैं उनके दामाद जेराड कुशनर, जिन्हें लेकर यह दावा है कि अगर मीटिंग तय होती है तो वो ईरान के विदेश मंत्री से बात करेंगे। जेराड कुशनर वो इंसान है जिनकी इन्वेस्टमेंट फर्म में सऊदी अरब का काफी पैसा, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। ईरान से बात करने के लिए जेराड कुशनर एक बार फिर से पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले राउंड में फेल हुई बातचीत में भी वो शामिल थे। जेराड कुशनर के साथ ट्रंप के दोस्त शांति दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है, और उनके लिए आरोप लगता है कि वो काफी कुछ, खैर जाने दीजिए। और ये दोनों स्पेशल एनवॉय हैं, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, स्पेशल एनवॉय। खुद ट्रंप के दामाद शांति मिशन में विशेष दूत के पद पर तैनात हैं। ये वही जेराड कुशनर हैं जिनसे हिस्सेदारी वाली एक फर्म के साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो डील की है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप अपने जिस दामाद
जेराड कुश्नर को बार बार पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए भेज रहे हैं। उनका पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो वाला असली कनेक्शन क्या है? पिछले वर्ष इस्लामाबाद में 26 अप्रैल यानी पहलगाम हमले के 4 दिन बाद पीसीसी यानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की। मकसद था पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस को बढ़ाना। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से एक समझौता किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस फर्म है जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि WLF में ट्रंप के दोनों बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ उनके दामाद जेराड कुश्नर की भी 60% हिस्सेदारी है। एक ज़रूरी बात यह भी है जिस पर गौर करना चाहिए, इस डील को जिस शख्स ने पाक के साथ मिलकर फाइनल किया था उनका नाम जैकरी विटकॉफ है, जो शांति वार्ता में शामिल अमेरिका के दूसरे सदस्य और ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के पुत्र हैं। पाकिस्तान अमेरिका के बीच एक क्रिप्टो डील बहुत चोरी से हुई थी। इसे लेकर न सिर्फ अमेरिका में सवाल उठे बल्कि इस गोपनीय बैठक और ट्रंप परिवार की कंपनी की भागीदारी ने डील को और संदिग्ध बना दिया। इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन और कई डेमोक्रेट सांसद सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगा चुके हैं कि भारत पर हाल फिलहाल में ट्रंप ने जो जहरीला स्टैंड लिया है उसके पीछे भी यही डील है, क्योंकि इसमें ट्रंप और उनके परिवार का सिर्फ लाभ, प्योर प्रॉफिट है। अब ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता में अपने दामाद और दोस्त को ही ट्रंप कार्ड थमा दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने इस शांति वार्ता में बिजनेस मीट इसको बना दिया है। जिन दो देशों में अदावत होती है, अमेरिका उन्हें जाके समझाता है, उसके समझाने के बाद उन दो देशों के अंदर गोलीबारी होती है, लड़ाई होती है, उन्हें हथियारों की ज़रूरत होती है, वो हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। उन हथियारों से फिर उस देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उन्हें और हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। ये काम अमेरिका करता है, पुराने समय से यही चला आ रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो 1.4 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे एग्रीमेंट भी कर लिया है। अमेरिका का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और दूसरा पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, इन दोनों के अंदर डील हुई है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की। यानी कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है कि एक वार डिस्कशंस हो रहे हैं, असलियत में उसके पीछे भी पैसा है। कुल मिलाकर अभी तक इस्लामाबाद की शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इन बादलों ने बरसना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा कष्ट ईरान को होगा, क्योंकि जिस ईरान ने होर्मुज़ को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के तेल के खेल को बिगाड़ा है, अब वो खुद के बिछाए जाल में फंसता दिख रहा है। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में तेल की कमी और बढ़ते दाम मुसीबत का कारण बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास इतना ज्यादा तेल जमा हो चुका है कि उस तेल को रखने की जगह कम पड़ने लगी है। यानी ईरान का तेल उसके गले तक पहुंच चुका है। यह हालात तब बने हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने कुछ दिन पहले होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की है। इस नाकेबंदी के बाद ईरान के तेल टैंकर्स होर्मुज़ को पार नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जिस तेल के सहारे ईरान की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, जिस तेल की एक एक बूंद ईरान के लोगों के लिए अमृत के समान है, अब वही तेल ईरान पर बोझ बनता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की तरफ से आने वाले जहाजों पर यूएस नेवी कड़ी नजर रख रही है। दावा है कि अब तक ईरान के 34 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जा चुका है। अमेरिका ने नाकाबंदी के लिए पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस वक्त समंदर में तैनात हैं, और इनके साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट और हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। अमेरिका की इस पूरी रणनीति का मकसद एकदम साफ है, वो एक भी बम गिराए बिना ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नस पर दबाव बनाना चाहता है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है, और जब वही तेल बिकना बंद हो जाए तो ईरान के लिए किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं होगा। होर्मुज़ स्ट्रेट के करीब एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि ट्रंप इस बार कुछ और बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर पिछली बार ट्रंप को बहुत चोट दी ईरान ने, यह भी एक संकेत हो सकता है। खैर, अब तस्वीर का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू देखिए। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता है, सप्लाई चेन पर दबाव है, लेकिन उसी समय ईरान में तेल की भरमार है। ये स्थिति बड़ी अजीब है लेकिन गंभीर भी है, क्योंकि उत्पादन जारी है और निर्यात रुका हुआ है, लिहाजा तेल जमा हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल अब तक ईरान ने प्रतिदिन करीब 1.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया, जिसमें से प्रतिदिन लगभग 1.55 मिलियन बैरल खर द्वीप के जरिए भेजा गया, जिस पर इस वक्त ट्रंप ने पहरा बिठा रखा।
ईरान ओपेक का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है और दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 4.5% हिस्सा अकेले ईरान से आता है। और ईरान का तेल जो है, कहते हैं इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट ऑयल, क्रूड ऑयल। ईरान हर दिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल पैदा करता है। इसके अलावा करीब 1.3 मिलियन बैरल और दूसरे तरल ईंधन बनाता है। आपको याद होगा कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जंग से पहले ईरान अपना तेल चीन समेत दूसरे देशों को निर्यात करता था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके दरवाजे पर पहरा लगा दिया है। इसीलिए ना तो दरवाजा खुल रहा है और ना ही कोई वहां से निकल पा रहा है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान का लगभग 90% तेल खर्ग द्वीप से निर्यात होता है, लेकिन फिलहाल निर्यात लगभग ठप है और उत्पादन जारी है। इसका नतीजा यह है कि खर्ग में तेल जमा होता जा रहा है, लेकिन उसे रखने की जगह कम पड़ रही है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग की स्टोरेज क्षमता लगभग 30 मिलियन बैरल है और मार्च की शुरुआत तक यहां करीब 18 मिलियन बैरल तेल पहले से जमा था। अब निर्यात रुकने के कारण ईरान के स्टोरेज टैंक भी तेजी से भर रहे हैं। हालत यह हो गई है कि ईरान को अपने पुराने टैंकर तक वापस चालू करने पड़ रहे हैं ताकि समुद्र में ही तेल रखा जा सके, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आखिर कितने दिन तक वो अपने तेल स्टोरेज टैंकों में भरेगा? अगर यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तेल रखने की पूरी जगह खत्म हो जाएगी। उस दिन ईरान क्या करेगा? क्या अपने तेल को समंदर में बहा देगा या उत्पादन बंद कर देगा? हालांकि सबके बीच में आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसको लेकर चाइना का बहुत जबरदस्त प्रेशर है अमेरिका पर, और चाइना को पता है कि वो प्रेशर कैसे ज्यादा दबाना है, क्योंकि चाइना बार्गेन करने की सूरत में आ रहा है धीरे धीरे कि वो अमेरिका तक भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देगा अगर अमेरिका ने ये प्रतिबंध नहीं हटाए तो। ऐसी खबरें भी हैं। देखिए, अगर ईरान की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई तो मजबूरन उसे अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। यानी जिस ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है, उसे तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। अब अगर एक बार किसी कुएं से लंबे समय के लिए उत्पादन बंद कर दिया गया तो फिर उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी वापस नहीं आ पाती। यानी एक बार उत्पादन बंद करने का अर्थ है हमेशा के लिए तेल के कुएं का नुकसान करना। ऐसा करने से प्रतिदिन लाखों बैरल की उत्पादन क्षमता खत्म हो सकती है। इस वक्त होर्मुज की हालत ऐसी है कि कोई जहाज वहां से गुजर ही नहीं पा रहा है। अगर किसी को कच्चा तेल लेकर निकलना भी है तो पहले उसे ईरान की परमिशन लेनी होगी। ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर थोड़ी दूर निकलते ही अमेरिका के जंगी जहाज़ों से इजाज़त लेनी होगी। अब इनमें ज़्यादातर जहाज़ों का सीन यह है कि जिन्हें ईरान परमिशन दे रहा है उन्हें अमेरिका नहीं परमिशन दे रहा है, और जिन्हें अमेरिका चाहता है कि वो निकलें उन्हें ईरान धमका रहा है। हालांकि आपको एक अंदर की खबर बता दें, ओपन सोर्स इंटेल का यह कहना है कि ईरान के कई जहाज अपना ट्रांसपॉन्डर या जो भी सिस्टम है उसको बंद करके अमेरिका को धोखा देकर निकल रहे हैं। ऐसा ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। ईरान और अमेरिका दोनों में ठनी है कि और नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी करके ईरान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन यह तकनीक कितनी कारगर होगी ये 2 महीने बाद पता चल पाएगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नाकाबंदी अगर लगातार जारी रही तो ईरान बिना तेल निर्यात के लगभग 2 महीने तक ही अपने मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रख सकता है। उसके बाद के हालात उसे मजबूर कर देंगे कि वो अपने तेल का उत्पादन को कम करे। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि 2 महीने का आंकड़ा कोई सामान्य अनुमान नहीं है, बल्कि ईरान की पूरी स्टोरेज क्षमता और खपत के जटिल गणित पर आधारित है। इस जटिलता को सरल करके हम आपको समझाते हैं। ईरान इस समय करीब 3.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा है, जबकि उसकी घरेलू रिफाइनरी लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का प्रोसेस कर सकती है। इसका मतलब यह है कि हर दिन करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल ऐसा है जिसे या तो निर्यात करना होगा या स्टोर करना होगा। लेकिन जब निर्यात के रास्ते बंद हो जाते हैं तो यही अतिरिक्त तेल समस्या बन सक जाता है। FGE नेक्सटेनेंट ECA नाम की कंसल्टेंसी के मुताबिक ईरान के पास लगभग 122 मिलियन बैरल की ऑनशोर स्टोरेज क्षमता है, जिसमें से करीब 90 मिलियन बैरल जगह अभी उपलब्ध मानी जा रही है। इसी गणित के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर निर्यात पूरी तरह रुक जाए तो ईरान करीब 2 महीने तक बिना उत्पादन घटाए हालात को संभाल सकता है। अगर वो रोजाना लगभग 5 लाख बैरल उत्पादन कम कर दे तो यह समय सीमा 3 महीने तक खिंच सकती है। हालांकि एनर्जी एस्पेक्ट्स नाम की कंसल्टेंसी का अनुमान थोड़ा अलग है। वो मानती है कि ईरान के पास अब पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं बची है। एनर्जी एस्पेक्ट्स के मुताबिक ईरान के पास असल में सिर्फ 30 मिलियन बैरल ही स्टोरेज क्षमता है। यह आंकड़ा सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स कंपनी केरोज के आधार पर निकाला गया है।
स्थिति में ईरान के पास समय बहुत कम रह जाता है। अगर वो रोजाना 1.8 मिलियन बैरल के निर्यात स्तर पर ही बना रहता है तो सिर्फ 16 दिनों में उसके स्टोरेज पूरी तरह भर सकते हैं। यानी जहां एक आकलन उसे 2 से 3 महीने का समय देता है, वहीं दूसरा आकलन बताता है कि उसके पास मुश्किल से 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। हर गुजरते दिन के साथ ईरान पर दबाव बढ़ रहा है, उसके स्टोरेज टैंक भर रहे हैं, विकल्प सिमट रहे हैं। अगर अमेरिकी नाकेबंदी लंबी चली तो ईरान के पास उत्पादन घटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और उत्पादन घटाने का मतलब है अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। युद्ध के बाद पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। सबसे पहले वो खबर जो आज भी अरविंद केजरीवाल की फिक्र बढ़ा रही है। हम आम आदमी पार्टी में हुई बगावत पर 24 घंटे बाद जारी तूफान का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। राघव चड्ढा के नेतृत्व ने अपनी लीडरशिप में ऐसी झाड़ू लगाई कि पंजाब से दिल्ली और गोवा से गुजरात तक खलबली मची हुई है। यह ऐसी हलचल है जिसमें कुछ भारतीय मसालों की भी चर्चा चल पड़ी है। 7 सांसदों की तुलना इन मसालों से होने लगी है। अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया। शुद्ध सियासी खबर में इन मसालों का माजरा भी आपको समझना चाहिए। वैसे बागी हुए सभी 7 सांसद भले ही बीजेपी में जाने की बात कह चुके हों, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके स्पष्ट जवाब अब तक आप ढूंढ रहे होंगे। आम आदमी पार्टी में फूट के बाद अब लगातार विलय शब्द सुनने को मिल रहा है। दल बदल कानून का भी बार बार जिक्र हो रहा है। ऐसे में पहला सवाल तो यह है कि विलय को लेकर नियम क्या कहता है। आइए देखते हैं विलय को लेकर नियम क्या कहता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, राज्यसभा में 2/3 टूट के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प बचा है। तीसरा सवाल राजनीतिक है। राज्यसभा में बीजेपी का 2/3 बहुमत हासिल करने का क्या प्लान है और कैसे संभव होगा। चौथा सवाल, गोवा और गुजरात में क्या असर हो सकता है। जहां इस पार्टी का राजनीतिक प्रभाव है वहां क्या असर हो सकता है, सोचिए जरा। हम आपको एक एक सवाल का जवाब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के अपडेट देख लेते हैं। आज दिन भर काफी हलचल रही। आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट से जहां बीजेपी गदगद है, वहीं आप कानूनी रास्ते तलाश रही है और बीजेपी पर बयानों की फायरिंग कर रही है। इस बीच बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने आज सुबह ये पोस्टर रिलीज किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया। बीजेपी कटाक्ष कर रही है तो इधर आम आदमी पार्टी ने अलग चाल चल दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वो पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के सामने बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सदस्यों को रिकॉल करने की मांग रखी जाएगी। आप में बगावत का नेतृत्व कर रहे राघव चड्ढा को इसके साइड इफेक्ट सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं। जिस सोशल मीडिया को आज के नेता की लोकप्रियता का एक पैमाना माना जाता है, वहां उन्हें अनफॉलो करने की मुहिम चल रही है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स तेजी से घट रहे हैं। 2 दिनों में अब तक लगभग 15 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। 23 अप्रैल को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे। 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद यूजर्स ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया इंस्टा पर। अब तक यह आंकड़ा घटते घटते 13.1 मिलियन तक पहुंच गया है। लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में फूट की इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी तो क्या केजरीवाल को कोई भनक नहीं लगी, या फिर उन्हें गुमराह किया क्या। आखिर कैसे राघव चड्ढा ने केजरीवाल का कुनबा तोड़ दिया। सवाल यह भी है कि क्या राघव चड्ढा ने अपनी पोजीशन के साथ दिल्ली वाला सरकारी बंगला बचाने के लिए बगावत की, क्योंकि पहली बार सांसद बनने के बावजूद उन्हें पंडारा रोड का टाइप 7 बंगला अलॉट हुआ था, जिस पर सवाल खड़े हुए थे क्योंकि पहली बार के सांसद इसके योग्य नहीं होते। बाद में घर खाली करने का आदेश जारी हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। खैर, अब आपको आपके कुछ बागी सांसदों के केजरीवाल को गुमराह करने वाली इनसाइड रिपोर्ट बताते हैं। हमारे संवाददाता जीत भाटी को पता चला है कि 19 अप्रैल को सांसद अशोक मित्तल, 22 अप्रैल को सांसद विक्रम साहनी और 23 अप्रैल को सांसद संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने केजरीवाल को बताया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये सांसद केजरीवाल से मिल रहे थे तो दूसरी तरफ 7 सांसद एक दूसरे के संपर्क में भी थे, जिसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका राघव चड्ढा निभा रहे थे। और जब बगावत का दिन आया तो 7 सांसदों ने अलग अलग चिट्ठी तैयार की और राज्यसभा के सभापति को सौंप दी। यानी बागी सांसद डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ आखिरी वक्त तक केजरीवाल के संपर्क में थे ताकि उन्हें शक ना हो जाए, और दूसरी तरफ राघव के साथ गेम प्लान चल रहा था। आज भी इस मामले में दिन भर बयानों की फायरिंग हुई, देखना चाहिए आपको।
जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं, सवाल पूछने बंद नहीं करने। बड़े बड़े नेता जिनके पास मोटा माल है वो डरेंगे ईडी से, वो सीबीआई से भी डर सकते हैं, वो इनकम टैक्स से भी डर सकते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। कुछ लोग पहले समझा लिए जाते हैं, जो डर गया उसको डरा लिया, जो घबरा गया उसको घबरा दिया, जो खरीद सकते हैं उसको खरीद लिया, और सारे साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं वो सारे इस्तेमाल इन्होंने किए हैं। और कभी कभी दुश्मन कामयाब हो जाता है, उसमें क्या है, कॉन्स्पिरेसी कामयाब हो जाती है। पार्टी स्प्लिट नहीं हुई है, सरकार स्प्लिट नहीं हुई है, तो 7 MP पार्टी थोड़ी ना है। हाउ कैन दे मर्ज द पार्टी। दुख होता है कि पार्टी कितना मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से पार्टी का लीडर और पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं, और जिताने के बाद वही विधायक राज्यसभा चुनते हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए। हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी नहीं धोखा। डूबती हुई नैया पर सवारी कौन करेगा? अब तो नैया डूब रही है, तो दोनों लोग को सवारी करने दीजिए। टीएमसी डूबी और पहले आप डूबा, अब टीएमसी डूबेगी। पूरी तरह से समाप्ति के दौर पे है अपोजिशन। राघव चड्ढा को फुसला के मैनेज कर लिए बीजेपी पार्टी, बस चले गए। तो ये शिकार की राजनीति बीजेपी करते हैं, शिकार की राजनीति ममता करती है, और ये आज हिंदुस्तान में और बंगाल में न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। नेताओं की धुरंधर बयानबाजी के बीच भगवंत मान का एक पोस्ट काफी वायरल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर व्यंग किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट तो बना सकती हैं, मगर ये खुद सब्जी नहीं बन सकती हैं। यानी इस पोस्ट के जरिए मान ने बागी सांसदों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत पर कटाक्ष किया है। पंजाब की इस मसालेदार राजनीति पर भी बयानों के खूब तीर चले। अरे वो सब पता लग जाएगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा। उनके जो लहसुन और वो गार्लिक हैं, सब ये सबके सब जेल में हैं। लालजीत सिंह उनका जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार के और हत्या के आरोप में जेल में है। देखिए, भगवंत मान जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये 7 सांसद गद्दार हैं। इन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके ये आज उस पार्टी में शामिल हो गए जिसने पंजाब के लोगों को हमेशा गालियां निकाली। अदरक की सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है। ये तो कहीं और घूम रहे हैं बेचारे, इनको यही नहीं पता। ये किसान विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। अगर मेरा किसान अदरक पैदा कर रहा है, उसको कह रहा है सब्जी में नहीं काम आंदा, बताओ भाई, फिर पैदा कहने करेगा। हालांकि इसका जवाब सोशल मीडिया पर यह दिया जा रहा है कि अगर ये मसाले हैं और अगर ये मसाले बीजेपी में चले गए हैं, फिर भी मिर्ची आम आदमी पार्टी को लग रही है। खैर, 7 बागी राज्यसभा सांसदों में 6 पंजाब से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति पर इसका सीधा असर दिख सकता है। कल से ही इसकी चर्चा भी चल रही है। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में उनके संपर्क में हैं, उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने ही विधायकों को टिकट बांटे थे। ऐसे में वो विधायक दोनों नेताओं के इशारे पर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हालांकि पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने जवाब दिया है कि हमारे सभी 95 विधायक इस वक्त पार्टी, केजरीवाल और सीएम के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। केजरीवाल की लीडरशिप
सवालों के घेरे में आती है। मान केवल मुखौटा बन के रह गए और पंजाबियों के स्वाभिमान को केजरीवाल के आगे गिरवी रख दिया। एक भी एमएलए एमपी टूट के जा ही नहीं सकता, ये कानून के खिलाफ है। सारे के सारे विधायक मंत्री हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ हैं। अब चड्ढा साहब का क्या असर है पंजाब की जनता पे? कोई असर नहीं, जीरो। संदीप पाठक जी का क्या है? जीरो। जो गए हैं आदरणीय मित्तल साहब और कोई असर नहीं। ये गद्दारी किसी के साथ नहीं हुई। ये जरूर हुआ है कि इतनी देर अच्छे तरीके के साथ आम आदमी का साथ दे के जिनको पंजाब का दर्द था उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी वो नहीं कर रही जो कह रहे थे। हमारे 95 विधायक हैं, सभी विधायक पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, सरदार भगवंत सिंह मान जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई पंजाबियों को तोड़ नहीं पाएगी। ये राजनीतिक बगावत आपके लिए भले ही आपदा हो, लेकिन बीजेपी के लिए सियासी जैकपॉट न केवल राज्यसभा में मजबूती देने की दृष्टि से अहम है, बल्कि पंजाब, गोवा और गुजरात में भी बढ़त मिलने का अनुमान है। दिल्ली के बाद पंजाब ही आम आदमी पार्टी की सबसे सफल राजनीतिक प्रयोगशाला है और यही प्रयोगशाला अब उसकी चिंता का कारण भी है। माना जाता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की जोड़ी ने 2022 में पंजाब विजय की पटकथा रखी थी। अब यही जोड़ी अगर बीजेपी के लिए स्क्रिप्ट लिखेगी तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे नेताओं के साथ बीजेपी मिशन पंजाब पर आगे बढ़ने वाली है, इसका पता हमारे संवाददाता अमोद राय ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का पहला लक्ष्य शहरी पंजाब है। यहाँ राघव चड्ढा को पार्टी का युवा और आक्रामक चेहरा बनाया जा सकता है। दूसरा लक्ष्य ग्रामीण पंजाब है। यहाँ की जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं के कंधों पर होगी। तीसरा लक्ष्य पंथिक वोट बैंक है, जो कभी अकाली दल का मजबूत आधार था, लेकिन अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में। एच.एस. फुल्का की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चौथा लक्ष्य दलित वोट बैंक, जिस पर अब तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्ला जाना, संत निरंजन दास को पद्मश्री दिया जाना इसी वोट बैंक को साधने का हिस्सा माना जा रहा है। यानी बीजेपी अब पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से लिखना चाहती है, जिसमें राघव चड्ढा एंड टीम उनके लिए अहम साबित हो सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए झटका है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले ये इतनी बड़ी बगावत है। आपका ये संकट उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा कर सकता है। जिस गुजरात को पार्टी 2027 चुनाव का लॉन्च पैड मान रही थी, वहां अब सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली और पंजाब की उड़ान डगमगा रही है तो गुजरात में आप टेक ऑफ कैसे करेगी। गोवा में भी साफ संदेश आएगा, जहां पार्टी विस्तार में लगी हुई थी, लेकिन अब हो सकता है कि उसे विस्तार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ जाए। आपके बागियों के जरिए बीजेपी सिर्फ पंजाब या पश्चिम भारत नहीं साधने वाली, बल्कि उसका एक लक्ष्य राज्यसभा भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी 2/3 बहुमत से दूर है, जो कि महत्वपूर्ण बिल पास कराने में जरूरी होता है। राघव चड्ढा एंड टीम के आने से बीजेपी राज्यसभा में भी मजबूत हो गई है। इन सांसदों की ज्वाइनिंग से राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई है। हालांकि अब भी यह गठबंधन सदन में 2/3 बहुमत से 18 सांसद दूर है। बीजेपी भले ही 2/3 बहुमत पूरा न कर पाई हो, लेकिन दूरी जरूर कम हुई है। इससे महत्वपूर्ण विधेयकों का रास्ता सरकार के लिए आसान होगा। अब सवाल यह है कि क्या 2/3 सांसदों के टूटने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प बाकी है? इस पेज को समझने के लिए हमें दल बदल कानून को देखना होगा। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों को पद के लालच में पार्टी बदलने या आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना और सरकार को स्थिर करना था। दल बदल कानून के मुताबिक यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। यदि पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाता है तो भी सदस्यों की सदस्यता बची रह सकती है।
दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। यह तो रही कानून की बात, लेकिन अगर दल बदल होता फिर पार्टियों के पास विकल्प क्या है? पार्टी स्पीकर या चेयरमैन के पास सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। हालांकि आपका दावा है कि बागी सांसदों का बीजेपी में जाना गैर कानूनी है, क्योंकि दल बदल कानून में किसी तरह की टूट को मान्यता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सर कपिल सिब्बल की दलील है कि पहले पार्टी का विलय होता है और इस तरह सदस्यों का जाना 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कानूनी टीम ने महीनों पहले 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा कर ली थी। एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इसमें लिखा है 10 शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते ये 10 शेड्यूल के खिलाफ। पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन। और फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी समर की। बंगाल में आज रैलियों वाला सुपर शनिवार रहा। अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। इस प्रचार अभियान में कैसे चुनावी चिंगारियां देखने को मिली, आपको कुछ बयानों के आधार पर बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी और असम में सेंचुरी लगेगी। वहीं टीएमसी का दावा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बीजेपी ने पहले चरण में 110 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं टीएमसी ने दावा किया है कि पहले फेज की 152 में से 135 सीट जीतेगी। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, टीएमसी पर कई हमले किए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। TV9 भारतवर्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आपको देखना चाहिए। पहले फेज के चुनाव के बाद कितनी बड़ी जो है वोटिंग हुई है और दूसरे फेज का वोटिंग होना है, किस तरीके से देख रहे हैं लोगों के हुजूम को? देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 तारीख को ममता जी का जाना सुनिश्चित है और प्रथम चरण में हम 110 सीट जीतेंगे। सर, दूसरे चरण में भी लोगों में डर और भय ना हो, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? भय और डर पहले चरण में ही समाप्त हो गए। ममता के गुंडे दुबक कर बैठ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? सबसे पहले महिला सुरक्षा, उद्योगों को जीवित करना और घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनना। बंगाल का सबसे धमाकेदार क्लैश। गृह मंत्री अमित शाह बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुंडे बाहर से निकले तो उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना।
29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোন ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না।